Everyone, welcome back to the channel Legalese. My name is Aarti and I hope you all are doing well. So ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑफ BSA और इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कन्फेशन का पोर्शन जो कि कवर करता है सेक्शन नंबर 22 को, 23 को और 24 को। यहाँ पे BSA में जो कन्फेशन का पोर्शन है वो 3 सेक्शंस में डील किया गया है, 22 से लेके 24 तक। वहीं पे अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो वहाँ पे 7 सेक्शंस में कन्फेशन के पोर्शन को डील किया गया था, जो कि थे सेक्शन नंबर 24 से लेके 30 तक। तो वहां पे 7 सेक्शंस थे और यहाँ पे 3 सेक्शंस है। अब बात ये आती है कि क्या उन 7 सेक्शंस में से 4 सेक्शंस हटा दिए गए हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 सेक्शंस दिए गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां के जो 7 सेक्शंस थे उनको कंबाइन किया गया है और यहाँ पे 3 सेक्शंस में उसे कंप्लीट किया गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या कन्फेशन के पोर्शन को छोटा किया गया है या उसमें से हटाया गया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2 चीजें ऐड जरूर की गई हैं लेकिन कुछ भी हटाया नहीं गया है। यहाँ पे अगर आप सेक्शन नंबर 22 देखोगे तो उसमें ये बताया गया है कि कन्फेशन जो कि किससे कोज किया गया है, इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से या फिर प्रॉमिस से, वो इरेलीवेंट होगा। और यहाँ पे BSA में एक वर्ड और यूज किया गया है जो कि है कोवर्जन। अगर कोवर्जन से भी कन्फेशन कोज किया गया है तो वो इररिलेवेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे कन्फेशन वर्ड ऐड किया गया। और वही जब हम सेक्शन नंबर 24 देखेंगे तो वहां पे एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई है। तो यहाँ पे 2 एडिशंस जरूर किए गए हैं लेकिन कुछ भी हटाया या कम नहीं किया गया है कन्फेशन के पोर्शन से। सो कन्फेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही वो आपके LLB एग्जाम्स हो या फिर जुडिशरी एग्जाम हो, APO हो। अभी राजस्थान APO भी आ रहा है तो उसमें भी कन्फेशन का जो पोर्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाना और इस वीडियो में जितना भी आपको मटेरियल मिलेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, भले ही आप जुडिशरी का एग्जाम भी देने जा रहे हो तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से कन्फेशन का टॉपिक समझ में आ जाएगा और यहाँ से आपको याद भी हो जाएगा। तो आप जो PDF है वो टेलीग्राम से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कन्फेशन का पोर्शन। अगर हम बात करें कन्फेशन की तो कन्फेशन एक तरह का एडमिशन ही है। अगर आप बेयर एक्ट भी देखोगे तो एडमिशन की हेडिंग के अंडर ही कन्फेशन को कवर किया गया है। तो कन्फेशन एक तरह का एडमिशन ही है। अब अगर ये एडमिशन ही है तो इसे कन्फेशन क्यों बोला गया, डिफरेंस क्या है एडमिशन और कन्फेशन में? तो बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देती हूँ, बाकी हम जो डिफरेंस है प्रॉपर वो हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ये मान लीजिए कि ये सारे कोर्ट में मैटर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। इसमें से इतने मैटर्स जो है ये क्रिमिनल मैटर्स हो गए और जो बाकी बचे हुए मैटर्स हुए वो हुए सिविल मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिमिनल मैटर्स में एडमिशन किया जा रहा है उसे एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है जो कि है कन्फेशन। वहीं पे जो बचे हुए मैटर्स रह गए हैं जो कि हैं सिविल मैटर्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम एडमिशन ही बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में जो एडमिशन किए जा रहे हैं उन्हें एक स्पेसिफिकली नाम दे दिया गया है जो कि है कन्फेशन। कन्फेशन जो है वो एक तरह से क्रिमिनल मैटर्स के बारे में ही बात करता है, लेकिन कन्फेशन जो है वो एक तरह का एडमिशन ही है। तो क्या जो एडमिशन की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 15 में दी गई है वो हम कन्फेशन के लिए यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है वो कन्फेशन को समझाने के लिए। कन्फेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो बेयर एक्ट में भी नहीं दी गई है। कन्फेशन को समझने के लिए यहाँ पे हम जजमेंट्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि कन्फेशन है क्या चीज, या डेफिनेशन अगर हमें पूछ ली गई एग्जाम में तो हम कन्फेशन के बारे में क्या लिखेंगे वो हम 3 केस लॉज से समझेंगे। पहले हम एक बेसिक चीज समझते हैं। यहाँ पे लिखा है द टर्म कन्फेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। डिफाइन नहीं की गई है कन्फेशन की डेफिनेशन। ये आगे लिखा गया however confession fall under the broader category of admission defined in section number 15 of this adhiniyam. Therefore the definition of admission provided in section 15 also applies to confessions. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्फेशन की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है लेकिन कन्फेशन जो है वो एक तरह का एडमिशन ही है। तो क्या हम एडमिशन की डेफिनेशन को कन्फेशन के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इन सिविल केसेस अ रेलेवेंट स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एन एडमिशन। सिविल केसेस में हम जो एडमिशन किया गया है उसे एडमिशन ही बोलेंगे, लेकिन क्रिमिनल केसेस की अगर बात आती है तो वहां दी गई रेलेवेंट स्टेटमेंट जो कि एडमिशन है उसे हम एक पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे जो कि है कन्फेशन। तो ये हुआ एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस, जो कि अभी बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे।
सो एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि एडमिशन जो है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है और जो कन्फेशन है वो एडमिशन का ही पार्ट है। सो जो क्रिमिनल केसेस में हम कोई रेलेवेंट स्टेटमेंट देते हैं एज एडमिशन, तो उसे हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं जो कि है कन्फेशन, और सिविल केसेस में कोई नाम नहीं दिया गया है तो उसे हम एडमिशन ही बोल देंगे। तो ये डिफरेंस हुआ। अब आगे हम बात करें कन्फेशन की। सो कन्फेशन में क्या चीजें होती हैं? कन्फेशन एक तरह की स्टेटमेंट है जो कि आप दे रहे हो, अपना गिल्ट एडमिट कर रहे हो कि जो आप पे एलिगेशंस लगाई गई है, एक्यूजेशंस लगाई गई है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। मान लीजिए मेरे पे ये एक्यूजेशन लगाई गई, एलिगेशंस लगाए गए कि मैंने ए का मर्डर किया है, ठीक है। अब मैं किसी थर्ड पर्सन के सामने या फिर कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि हाँ मैंने मर्डर किया है। सो ये एक तरह का कन्फेशन हुआ, ये एक स्टेटमेंट जिसमें मैं अपना गिल्ट एडमिट कर रही हूँ, वो एक तरह से कन्फेशन की बात करते हैं। सो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। तो इसमें क्या लिखा है? इनकल्पेटरी। इनकल्पेटरी एक तरह से स्टेटमेंट है कि इनकल्पेटरी का मतलब होता है कि मैं अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ, एडमिट कर रही हूँ कि हाँ मैंने ये चीज की है। तो ये हुआ कन्फेशन। और वहीं पे अगर हम बात करें एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट की, तो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट वो होती है जिसमें मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को बचा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये नहीं किया है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, वो हुई एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। तो जहाँ पे मैं खुद को बचा रही हूँ कि क्या, तो क्या वो एक तरह से एडमिशन हुआ? अगर आपने एडमिशन का पोर्शन अच्छे से पढ़ा हो, जो कि हमने लास्ट क्लास में डील किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था, जो कि हमने सेक्शन नंबर 19 में पढ़ा था, कि एडमिशन जो होता है वो आप खुद के अगेंस्ट ही उसे बोल रहे होते हो। तो जो एडमिशन होता है वो आपके अगेंस्ट, मतलब कि जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके अगेंस्ट ही प्रूव की जाती है। तो अगर मैं अपने फेवर में कुछ बोल रही हूँ तो क्या वो एडमिशन होगा? सो नहीं। वहीं पे उसी तरह से यहाँ पे ये बोला गया, जो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होती है जहाँ पे एक्सोनरेट कर रहे हो आप गिल्ट से, तो उसे हम कन्फेशन नहीं मानेंगे। जहाँ पे आप खुद को बचा रहे हो तो वो कन्फेशन कैसे होगा? एडमिशन ही नहीं हुआ तो वो कन्फेशन कैसे होगा? सो ये इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर आता है जुडिशियल कन्फेशन। जो कन्फेशन या जो स्टेटमेंट आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बोल रहे हो वो जुडिशियल कन्फेशन होता है। वहीं पे अगर हम बात करें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन के सामने, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को या किसी और को कोई कन्फेशन दे रहे हो, कोई बात बता रहे हो कि हाँ मैंने उसका मर्डर किया है, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। तो ये हुआ जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में डिफरेंस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किसे माना जाएगा? जुडिशियल कन्फेशन को या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा जुडिशियल कन्फेशन को। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में दिया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है। तो ये हुआ जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का डिफरेंस। और फिफ्थ पॉइंट है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। इसे हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ इसके बारे में। रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड के सामने ये बोला कि मैंने ए का मर्डर किया है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड ने एज अ विटनेस कोर्ट में जाके मेरे ही अगेंस्ट मेरी जो स्टेटमेंट थी वो दे दी, तो कि मैंने उसे ये कन्फेशन, ये स्टेटमेंट बोली है कि हाँ मैंने ए का मर्डर किया है। और कोर्ट में ट्रायल की स्टेज पे मैं वहां पे मुकर जाती हूँ कि मैंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो उसका मर्डर किया ही नहीं। मतलब कि मैंने जो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा जुडिशियल, मतलब मैंने कि अपने फ्रेंड को दी थी, उससे मैं मुकर रही हूँ, तो वो हो जाती है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो ये हुआ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब हम देखेंगे कन्फेशन से रिलेटेड जो केसेस प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि कन्फेशन के लिए कोई भी डेफिनेशन हमें प्रोवाइड नहीं करवाई गई है बेयर एक्ट में। तो हम कन्फेशन को अगर समझेंगे या फिर क्वेश्चन आ गया कि कन्फेशन का क्या मतलब है, तो वहां पे हमें ये केस लॉज के थ्रू ही बताना पड़ेगा कि कन्फेशन का ये मतलब है। तो अगर कहीं पे भी कन्फेशन का टॉपिक आ जाता है या कन्फेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे अगर आप ये 3 केस लॉज लिख आते हो तो आपको आधे से ज्यादा नंबर वैसे ही मिल जाएंगे। तो ये केस लॉज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्फेशन की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो आप केसेस के थ्रू ही कन्फेशन को डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम 3 केसेस पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे लिखा है इन द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द प्रिवी काउंसिल इन पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। तो पहले सबसे पहला जो केस आया था वो था पाकला नारायण स्वामी का, फिर उसके बाद जो केस आया था वो था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। तो यहाँ पे पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर में जो जजमेंट दी गई थी, जो चीजें हेल्ड की गई थी कोर्ट के द्वारा, वही सेम चीजें ही पलविंदर कौर में भी बताई गई, वही सेम चीजें ही सुप्रीम कोर्ट ने पलविंदर कौर के केस में भी अपहेल्ड की। तो सेम चीजें ही दोनों केस में यूज की गई है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि पलविंदर कौर में सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द प्रिवी काउंसिल, जो कि पाकला नारायण स्वामी में दिया गया था। तो यहाँ पे दो असेंशियल पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं कन्फेशन के लिए। फर्स्टली, अ कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट गिल्ट एक्सप्लिसिटली, या तो कन्फेशन में आप अपना गिल्ट ही एडमिट कर रहे हो, और सब्सटेंशियली एडमिट टू ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो यहाँ पे या तो आप ये सीधा ये एडमिट कर रहे हो कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो ये तो हो गया कि आप डायरेक्टली अपना जो गिल्ट है वो एडमिट कर रहे हो, या फिर दूसरी चीज ये कि आप उन सभी फैक्ट्स के लिए हाँ कर रहे हो, उन सभी फैक्ट्स को एडमिट कर रहे हो जो कि एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे से पूछा गया कि क्या आपने चक्कू खरीदा था, मैंने बोला हाँ खरीदा था। क्या आप ए के घर में गए थे, मैंने बोला हाँ मैं गई थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया। तो अगर कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उन फैक्ट्स को मैं एडमिट कर रही हूँ, तो वो भी यहाँ पे कन्फेशन माने जाएंगे। ये बताया गया इन दोनों केसेस में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें दो चीजें बताई गई हैं। एक तो ये कि आप अपने गिल्ट को एडमिट कर लेते हो डायरेक्टली कि हाँ मैंने मर्डर किया है, या फिर दूसरी चीज ये कि आप उन सभी फैक्ट्स को एडमिट कर लेते हो जो कि एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी। और सेकेंड पॉइंट में यह बताया गया, अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कन्फेशनल एंड exculpatory statements where the exculpatory part leads to an acquittal cannot be considered a valid confession। अब मान लीजिए मैंने कोई स्टेटमेंट दी जिसमें इनकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दी। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स वो होती हैं जहां पे आप गिल्ट एडमिट कर रहे हो, और वहीं पे एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो उसमें आप खुद को बचा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैंने ये चीज नहीं की है। तो ये डिफरेंस होता है इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट में। और यहाँ पे ये बोला गया कि अगर किसी स्टेटमेंट में दोनों ही चीजें आ रही हैं, इनकल्पेटरी भी आ रही है और एक्सकल्पेटरी भी आ रही है, लेकिन जो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है उससे सुन के वहां पे थोड़े तो चांसेस हैं कि हाँ आपको एक्विट किया जा सकता है, मतलब कि आपने ये नहीं किया है, तो वहां पे इसे एक वैलिड कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ये बताया गया इन दोनों केसेस में, मतलब कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर में और बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है तो वैसे तीन चीजें, अगर फर्स्ट पॉइंट में दो चीजें आ रही हैं और सेकंड पॉइंट में एक आ गई। एक तो ये कि या तो आप गिल्ट एडमिट कर लो डायरेक्टली कि हाँ मैंने मर्डर किया है, या फिर आप उन फैक्ट्स को एडमिट कर रहे हो जो कि एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी स्टेटमेंट में इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी दोनों चीजें ही आ रही हैं तो वहां पे उसे एक वैलिड कन्फेशन नहीं माना जाएगा। मतलब कि कन्फेशन अगर हमें लेना है उस स्टेटमेंट का जिसमें इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट दोनों है, तो वहां पे उसे एक वैलिड कन्फेशन नहीं माना जाएगा। यही बताया गया सेकेंड पॉइंट में। अब हम देखेंगे थर्ड केस लो, जो कि है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जो हमने लास्ट दो केसेस में जो पढ़ा था उससे बिल्कुल अपोजिट चीज बताई गई है इस केस में। तो इसमें ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट गिवन बाय द अक्यूज्ड व्हिच इज इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी एट द सेम टाइम। अगर अक्यूज्ड ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जो कि इनकल्पेटरी भी है और एक्सकल्पेटरी भी है सेम टाइम पे, ठीक है, the court cannot simply reject the exculpatory part and include the exculpatory part. It must be taken into consideration along with other evidence which is adduced by the prosecution with regards to convicting the accused. सो लास्ट जो केस लॉज हमने दो पढ़े थे उसमें जो सेकंड पॉइंट था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी स्टेटमेंट में इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी दोनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो वहां पे उस स्टेटमेंट को कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ये बताया गया था लास्ट दो केसेस में। लेकिन इस केस में कोर्ट ने क्या बोला
कि अगर एक स्टेटमेंट में इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट दोनों है सेम टाइम पे, तो कोर्ट क्या करेगा, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट को यूज कर सकता है, कंसीडर कर सकता है, अगर दूसरे एविडेंसेस भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ कन्फेशन है और कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन कर दिया कोर्ट ने, ऐसा नहीं हो सकता। जहां पे भी एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी दोनों चीजें आ रही हैं, तो वहां पे कोर्ट इनकल्पेटरी पार्ट को यूज कर सकता है अगर बाकी एविडेंसेस उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड चीज ये देखोगे तो यहाँ पे लिखा है मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन अलोंग विद अदर एविडेंसेस। सो फर्स्ट चीज ये बताई है कि इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी पार्ट दोनों है, और दूसरी चीज ये बोली है कि कोर्ट इनकल्पेटरी स्टेटमेंट यूज कर सकता है दूसरे एविडेंसेस के साथ। तो ये बताया गया निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अपोजिट है जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था लास्ट दो केसेस का, जो कि थे पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर एंड पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये थर्ड केस था। पहला केस जो आया था वो पाकला नारायण स्वामी का था, दूसरा केस आया पलविंदर कौर का, और तीसरा केस आया निशिकांत झा का। अभी अगर प्रेजेंटली हमें इस पे क्वेश्चन आ जाता है इस पे कि इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट दोनों है, तो आप क्या करेंगे, तो हमें लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताना होगा। उनको भी आप मेंशन करेंगे कि उन दो केसेस में ये बताया गया, क्योंकि वो जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो आपको वो बतानी ही पड़ेंगी। और थर्ड केस लो आप ये लिखोगे, क्योंकि ये अभी लास्ट जो जजमेंट आई थी वो ये थी, तो आप ये वाला यूज करेंगे। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब यहाँ पे बताया गया इफ देयर इज एविडेंस टू रिजेक्ट द एक्सकल्पेटरी पार्ट एंड इनकल्पेटरी पार्ट कैन फाइंड सपोर्ट फ्रॉम अदर एविडेंस। ये निशिकांत झा में जो बताया गया उसे हमने थोड़ा इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझने की कोशिश की है। तो इफ देयर इज एविडेंस टू रिजेक्ट द एक्सकल्पेटरी पार्ट, कोर्ट के पास दूसरे एविडेंसेस है जो कि एक्सकल्पेटरी पार्ट को इम्प्रोबेबल बना रहे हैं, ठीक है, और इनकल्पेटरी पार्ट को हम दूसरे एविडेंसेस के थ्रू सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट रिलाई कर सकता है इनकल्पेटरी पार्ट पे। यहाँ पे लिखा है then there is nothing wrong in relying upon the inculpatory part and discarding the exculpatory part. Inculpatory portion can be accepted if the exculpatory portion is found to be inherently improbable. तो यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं वो हमने पढ़ी थी निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, वही उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा इजी लैंग्वेज में और अच्छे से बताया गया है। अब यहाँ पे आ गया इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा गया इफ इन अ केस बोथ इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स आर देयर देन कैन वी सेपरेट देम एंड यूज इनकल्पेटरी स्टेटमेंट फॉर कन्विक्शन। तो यहाँ पे वही बोला गया कि अगर किसी स्टेटमेंट में इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी दोनों ही पार्ट्स हैं, तो उसमें क्या हम उन दोनों को सेपरेट करके सिर्फ इनकल्पेटरी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं कन्विक्शन के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था कि अगर दूसरे एविडेंसेस इनकल्पेटरी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसे यूज कर सकते हैं, तो कोर्ट उस पर रिलाई कर सकता है, मतलब कि दूसरे एविडेंसेस भी होने चाहिए उसके साथ। तो इसके आंसर में क्या लिखा है, वेयर कन्फेशन इज द ओनली एविडेंस। यहाँ पे क्या लिखा है, कन्फेशन जहाँ पे ओनली एविडेंस है, मतलब कि कोई और एविडेंसेस नहीं है वहां पे, नो अदर एविडेंस देन कन्फेशन मस्ट बी टेकन एज अ होल। वहां पे हम एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमें दोनों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। मतलब कि जो हमने पाकला नारायण स्वामी और पलविंदर कौर केस में पढ़ा था वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर कोई दूसरे एविडेंसेस उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सिर्फ एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो वो ही एविडेंस सिर्फ है आपके पास और कोई एविडेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को एज अ होल ही आप यूज करेंगे, उसे आप इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी को सेपरेट नहीं कर सकते हो। आगे लिखे है इफ अ स्टेटमेंट इज सच दैट अ पार्ट ऑफ इट इंक्रिमिनेट्स हिम एंड अदर पार्ट एक्सकल्पेट्स हिम देन द कोर्ट इज नॉट फ्री टू टेक ओनली दैट पार्ट विच सपोर्ट्स द गिल्ट एंड एक्सक्लूड्स द अदर पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जहाँ पे सिर्फ कन्फेशन एक ओनली एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है,
तो वहां पे अगर उस स्टेटमेंट में इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी पार्ट दोनों आ रहे हैं तो वो एक वैलिड कन्फेशन नहीं माना जाएगा और उसके बेसिस पे कोर्ट कन्विक्शन नहीं कर सकता है। यही बताया गया यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आ गया तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे उसको लिखना है। आप पहले पाकला नारायण और पलविंदर कौर का केस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप निशिकांत झा का केस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप एक पैराग्राफ लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे ये लिख सकते हो। फिर हम बात करेंगे रिट्रैक्टेड कन्फेशन की। सो रिट्रैक्टेड कन्फेशन मैंने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दी थी कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन वो है कि जिस स्टेटमेंट से आप बाद में मुकर जाते हो। मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को कोई स्टेटमेंट दे दी कि हाँ मैंने तो उसका मर्डर किया है, और जब कोर्ट में जाने की बारी है ट्रायल की स्टेज पे मैं बोलती हूँ कि नहीं मैंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला, पता नहीं इसको किसने बोल दिया। तो ये होता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। कन्फेशन दिया लेकिन बाद में बोल दिया कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अगर कोर्ट के सामने दिया होता है तो फिर आप उस चीज से नहीं मुकर सकते हो। अगर आपने थर्ड पर्सन के आगे दिया है तो फिर आप कर सकते हो कि हाँ मैंने तो ये नहीं बोला था। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ पर्सन वंस हैविंग रिकॉर्डेड अ कन्फेशन गोज बैक फ्रॉम इट एट द स्टेज ऑफ ट्रायल स्टेटिंग ईदर दैट ही डिड नॉट मेक द कन्फेशन और मेड इट under fear or misconception is known as a retracted statement। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है जो मैंने आपको बताई अभी। आगे आता है केस लो जो कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन से रिलेटेड है, जो कि है प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन मे फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज से मुकर रहे हो तो वो भी क्या एक बेसिस बन सकता है कन्विक्शन के लिए। तो वही बताया गया है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है वो भी बेसिस बन सकता है कन्विक्शन के लिए इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाई है दैट इट वाज ट्रू एंड मेड वॉलंटरली, कि अगर वो स्टेटमेंट उस टाइम पे आपने वॉलंटरली दी थी तो कोर्ट उस चीज पे रिलाई कर सकता है, मतलब कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे रिलाई कर सकता है। Thereby, as a matter of law, corroboration is not necessary if the court is convinced about truthfulness and voluntary nature of the confession। तो यहाँ पे क्या हम दूसरे एविडेंसेस का सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं corroboration के लिए या retracted confession को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोला गया एज अ रूल ऑफ लॉ ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरे एविडेंसेस के का यहाँ पे corroboration करवाएं retracted confession से। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो इतना ही काफी है कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि उसने जो उस टाइम पे कन्फेशन दिया था, जो स्टेटमेंट दी थी वो सही दी थी और वॉलंटरी नेचर से दी थी, मतलब उस पे कोई दबाव नहीं था, उसने अपनी मर्जी से दी थी, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई है इस चीज से तो वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन को यूज कर सकता है कन्विक्शन के लिए। ये बताया गया प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में। अब वही चीज यहाँ पे अच्छे से देखिए क्या लिखे, कोरोबोरेशन ऑन दिस पॉइंट इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ बट अ रूल ऑफ प्रूडेंस। तो कोरोबोरेशन लास्ट केस में हमने देखा कि क्या बताया उसमें कि एज अ रूल ऑफ लॉ कोरोबोरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि कोरोबोरेशन रिट्रैक्टेड कन्फेशन में कोरोबोरेशन इंपॉर्टेंट है दूसरे एविडेंसेस की एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ लॉ में कोरोबोरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस कोरोबोरेशन इज इम्पॉर्टेंट। Whether in a given case corroboration is required or sufficient would depend upon facts and circumstances of the case। तो क्या रिट्रैक्टेड कन्फेशन को एक्सेप्ट करने के लिए दूसरे एविडेंसेस की कोरोबोरेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है उस केस की। अब हम देखेंगे कन्फेशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हमें दिए गए हैं, मतलब कि सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि कन्फेशन क्या है, फिर उसके बाद हमने 5 चीजें पढ़ी, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड रिट्रैक्टेड कन्फेशन। और इसी के साथ हमने एक तरह से 3 क्वेश्चंस के आंसर्स अभी तक अच्छे से समझ लिए हैं। पहली चीज ये कि अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कन्फेशन तो आप आंसर दे सकते हो। दूसरी चीज ये कि अगर किसी स्टेटमेंट में इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी पार्ट दोनों ही आ जाते हैं तो क्या उस केस में हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को सेपरेट करके सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट यूज कर सकते हैं कन्विक्शन के लिए। तो इसका आंसर आपको मिल गया। थर्ड चीज रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या चीज है, इसका आंसर हमने देख लिया। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स अभी तक आपके कवर हो गए हैं।
अब हम सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सो सेक्शन जो है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आ सकता है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझना कि सेक्शंस में क्या दिया गया है। सो सेक्शन नंबर 22 में ये बताया गया है कि इररिलेवेंट कन्फेशन क्या है। इररिलेवेंट कन्फेशन कौन से हैं? तो इसमें ये बोला गया कि जो कन्फेशन किससे कॉज किए गए हैं, इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, कोवर्जन से या फिर प्रोमिस से, तो वो इररिलेवेंट कन्फेशन है। तो अब इन 4 पॉइंट्स को आप याद कैसे रखोगे? आप इसे याद रखोगे TIP। TIP से आप याद रखोगे। ये आप, इसका मतलब TIP का मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है यहाँ पे, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये सिर्फ इसे याद रखने के लिए। T से आ गया थ्रेट, I से आ गया इंड्यूसमेंट, P से आ गया प्रोमिस। और जो कोवर्जन वर्ड है वो BSA में अभी ऐड किया गया है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइड नहीं था, तो कोवर्जन नया वर्ड आया, तो आप TIP से इसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया, ये बोला गया कि किसके द्वारा, अगर कोई पर्सन इन अथॉरिटी है, ठीक है, वो आपको इंड्यूस कर रहा है या फिर आपको थ्रेट दे रहा है या कोवर्जन कर रहा है या फिर प्रोमिस कर रहा है, किसके रेफरेंस में? चार्ज के रेफरेंस में। तो इस केस में ये जो कन्फेशन दिया जाएगा वो इररिलेवेंट माना जाएगा। आप इसे एक बार छोड़ दो, आप नॉर्मली समझो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए एक अक्यूज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे बी जो है वो पर्सन इन अथॉरिटी है। पर्सन इन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? मतलब कि बी के पास पावर है कि वो ए पे जो चार्जेस लगे हैं उसे या तो वो कम करवा सकता है या हटवा सकता है, या मतलब किसी भी तरह की एडवांटेज ए को दे सकता है इन रेफरेंस टू द चार्जेस जो कि ए पे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे बी के पास मतलब कि पावर्स हैं कि वो ए पे लगे चार्जेस को हटवा सकता है या कम करवा सकता है। तो ये हुआ पर्सन इन अथॉरिटी। तो ये जो बी पर्सन है ये क्या कर रहा है? ए को इंड्यूस कर रहा है, थ्रेट कर रहा है या कोवर्जन या फिर प्रॉमिस कि मैं तुम्हें इस चीज से बचा लूंगा, या फिर तुम स्टेटमेंट दे दो मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो ए को बोल रहा है कि तुम एक बार स्टेटमेंट दे दो, मैं अपने आप देख लूंगा, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा या मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें जेल में नहीं जाने दूंगा बस। बी ए से ये चीज बोल रहे हैं और इसकी बातों में आके ए ने कोई स्टेटमेंट दे दी, ए ने कन्फेशन दे दिया कि हाँ मैंने ये चीज की है। तो इस केस में क्या ए के द्वारा दी गई स्टेटमेंट रेलेवेंट मानी जाएगी? तो नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी ने ए को मजबूर किया है ये स्टेटमेंट देने के लिए। तो यहाँ पे इन 4 फैक्टर्स की वजह से, मतलब कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्जन और प्रोमिस की वजह से जो ए ने कन्फेशन दिया है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बेयर एक्ट देखोगे तो उसमें ये दिया गया है कि कोई भी कन्फेशन अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्जन और प्रॉमिस से कोज की गई है तो इररिलेवेंट होगी। और ये चारों चीजें कौन करेगा? पर्सन इन अथॉरिटी। तो जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो ये सब चीजें कर रहा है इन रेफरेंस टू द चार्ज। तो ये सब चीजें किसके लिए हो रही हैं? चार्ज से रिलेटेड हो रही हैं। जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो अक्यूज्ड को बोल रहे हैं कि तुम स्टेटमेंट दे दो, मैं जो तुम पे चार्जेस लगे हैं ना उसको मैं अपने आप कम करवा लूंगा या देख लूंगा, तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या रीजन होता है कि अक्यूज्ड जो है उसको एक होप मिल रही है कि उसे या तो कोई एडवांटेज मिल जाएगी या फिर कोई वो एविल अवॉइड हो जाएगी, जो कि टेम्पोरल नेचर का है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुए टेम्पोरल नेचर। सो टेम्पोरल नेचर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बात की गई है एविल की। सो एविल का मतलब कोई काला जादू या भूत प्रेत या कुछ ऐसी चीजें नहीं है। ये एक टेम्पोरल नेचर का एविल है। मतलब कि वर्ल्डली, मतलब कि नॉर्मल कोई बेनिफिट उसको हो जा रहा है या फिर किसी दुविधा से उसे बचाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। तो किसके रेफरेंस में उसे एडवांटेज मिल सकती है या एविल जो है वो अवॉइड हो सकता है? तो जो प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट चल रही हैं उसके रेफरेंस में वो कोई एडवांटेज गेन कर सकता है। तो इस चीज के हवाले में जो ए है, जो अक्यूज्ड है, वो कोई स्टेटमेंट दे देता है एज अ कन्फेशन, तो वो रेलेवेंट नहीं मानी जाएंगी। यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 यही बता रहे हैं हमें। अब आते हैं सेक्शन नंबर 22 का प्रोविजन। तो ये फर्स्ट प्रोविजन है सेक्शन नंबर 22 का। इसमें ये बताया गया कि वो जो 4 चीजें जिसके हवाले में ए ने कन्फेशन दिया था, मतलब कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोवर्जन या प्रोमिस, इन चारों चीजों को अगर फुल्ली रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद अगर अक्यूज्ड कोई कन्फेशन देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो रेलेवेंट मानी जाएंगी।
मतलब कि नॉर्मल क्या चीज बताएगी सेक्शन नंबर 22 में, जनरल रूल ये बताया गया कि अगर कोई कन्फेशन किस चीज के रिलेटेड दिया जा रहा है, कि अगर वो इंड्यूसमेंट के थ्रू दिया जा रहा है या थ्रेट के, कोर्जन के या प्रॉमिस के, बाय पर्सन इन अथॉरिटी इन रेफरेंस टू द चार्ज, जिससे कि अक्यूज्ड को ये होप मिल रही है कि या तो उसे कोई एडवांटेज गेन हो जाएगा या फिर वो कोई एविल को अवॉइड कर देगा, इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उस केस में, स्टेटमेंट जो वो दे रहा है अक्यूज्ड वो इररेलेवेंट मानी जाएगी। और वहीं पे इस प्रोविजन में ये दिया गया कि अगर वो चार चीजें हटा दी जाती हैं, मतलब कि TIPC दैट इज थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस एंड कोवर्जन, अगर ये चारों चीजें फुल्ली रिमूव कर दी जाती हैं, फुल्ली रिमूव हुई हैं या नहीं हुई हैं ये कैसे पता चलेगा, ये कोर्ट का काम है। कोर्ट के ओपिनियन में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये चारों चीजें फुल्ली रिमूव हो गई हैं, उसके बाद अक्यूज्ड अगर कोई कन्फेशन दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो उस चीज को एक रेलेवेंट कन्फेशन माना जाएगा। ये बताया गया फर्स्ट प्रोविजन में। अब देखते हैं सेकंड प्रोविजन। तो सेकंड प्रोविजन में ये बताया गया कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई कन्फेशन दे दिया और बाद में मैं उस चीज से मुकर रही हूँ, किस चीजों के लिए, ये 5 रीजंस देके, कि ये 5 रीजंस देके मैं अपनी दी हुई स्टेटमेंट को बोल रही हूँ कि आप इसे इररिलेवेंट डिक्लेयर कर दीजिए, मैं तो इन 5 रीजंस की वजह से मैंने तो ये स्टेटमेंट दी थी। तो कोर्ट ये बोल रहा है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दी है तो बाद में आप इन 5 रीजंस की वजह से उसे इररिलेवेंट डिक्लेयर नहीं करवा सकते हो। तो 5 रीजंस कौन से हैं, वो 5 रीजंस है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने अपने फ्रेंड को कोई स्टेटमेंट दे दी कि मैंने उसका मर्डर किया था, ठीक है, और मैंने उससे प्रॉमिस लिया था अपने फ्रेंड से कि तू प्रॉमिस कर, तू मेरी बात किसी को बताएगा नहीं, और बाद में उसी ने ही एज अ विटनेस जाके वहां पे कोर्ट में मेरी स्टेटमेंट कोर्ट को बता दी। तो यहाँ पे मैं कोर्ट को कह रही हूँ कि उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो सीक्रेट, ये हमारा सीक्रेट है, वो किसी को नहीं बताएगा। तो कोर्ट कहेगा ये बच्चों का खेल थोड़ी चल रहे। तो यहाँ पे अगर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में आपने कोई कन्फेशन दिया है और बाद में आप कोर्ट में बोल रहे हो कि इसे आप इररिलेवेंट कर दो, तो वो कोर्ट नहीं करेगा, इसे एक रेलेवेंट स्टेटमेंट माना जाएगा, रेलेवेंट कन्फेशन माना जाएगा। सेकेंड चीज है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब कि आपको बहका फुसला के आपसे कोई स्टेटमेंट निकलवा ली। तो आप बोल रहे हो कि मेरे को तो उसने बहका दिया था अपनी बातों में, तो मैंने स्टेटमेंट दी। तो इसमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है उसे इररेलेवेंट नहीं किया जाएगा, उसे रेलेवेंट ही माना जाएगा। थर्ड चीज है व्हेन ही वाज ड्रिंक। मतलब कि मैंने बोला मैं तो उस टाइम नशे में थी, मैंने तो ड्रिंक कर रखी थी, तो मैंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी, मैं नहीं देना चाह रही थी। तो वहां पे कोर्ट कहेगा नहीं, आपकी स्टेटमेंट रेलेवेंट ही मानी जाएगी। थर्ड चीज है कि मैं बोल रही हूँ कि मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया तो मेरे को पता थोड़ी था कि मुझे इसका आंसर मैं नहीं भी दूंगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया जिसका मुझे ये नहीं पता था कि नीड नॉट टू बी आंसर्ड, कि मेरे लिए वो जरूरी नहीं है उसका आंसर देना, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। और फिर मैं कोर्ट को बोल रही हूँ कि मैंने तो ऐसे ही आंसर दे दिया, मुझे तो पता नहीं था कि जरूरी नहीं है इसका आंसर देना। तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं, इससे रेलेवेंट कन्फेशन माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आ गया कि नॉट वार्नड दैट ही वाज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन, कि मुझे पहले वार्निंग नहीं दी गई कि आपकी स्टेटमेंट को कन्फेशन के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो कोर्ट बोलेगा कि आपने स्टेटमेंट दे दी है, अब इसे हम कन्फेशन में इंक्लूड करेंगे, आप इसे इररेलेवेंट नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे 5 चीजें हमने पढ़ी, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, सेकंड चीज डिसेप्शन, थर्ड ड्रंक, फोर्थ नीड नॉट टू बी आंसर्ड, और फिफ्थ चीज नॉट वांट, कि वो जो चीजें बोल रहा है कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं है, तो इस चीज के लिए उसे वार्न नहीं किया गया। तो ये 5 चीजों के लिए आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि इन 5 चीजों की वजह से हमने जो कन्फेशन दिया था उसे आप इररिलेवेंट डिक्लेयर कर दो। कोर्ट बोलेगा नहीं, ये रिलेवेंट कन्फेशन ही माने जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 22 कंप्लीट। सेक्शन नंबर 22 में हमने 3 चीजें पढ़ी। फर्स्ट चीज ये कि TIPC, इन 4 चीजों की वजह से जो स्टेटमेंट दी है, जो कन्फेशन दिया है, वो इररिलेवेंट होगा। ये तो हो गया जनरल रूल। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोविजन आया, उसमें ये बोला कि अगर ये चारों चीजें फुल्ली रिमूव कर दी जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक रेलेवेंट कन्फेशन बन जाएगा। ठीक है, ये बताया गया फर्स्ट प्रोविजन में। फिर आया आपका प्रोविजन नंबर सेकंड, जिसमें ये 5 चीजें बताएगी, जो कि थी सीक्रेसी, फिर डिसेप्शन, ड्रंक, फिर आया नीड नॉट टू बी आंसर्ड, फिर उसके बाद आया नॉट वांट।
ठीक है, तो ये 5 चीजें हमने सेकंड प्रोविजन में पढ़ी कि इन 5 रीजंस की वजह से आप रेलेवेंट कन्फेशन को इररेलेवेंट नहीं बोल सकते हो। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी सेक्शन नंबर 22 में। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 में ये बोला गया कि अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो कन्फेशन नहीं मानी जाएगी, मतलब कि वो एक इररेलेवेंट कन्फेशन है। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में ये बताया गया, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर when police officer has some kind of influence impact on the mind of maker of confession shall not be proved against the accused। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकती है। तो पुलिस ऑफिसर कौन होता है? जो कि उस व्यक्ति पे या अक्यूज्ड पे जो कि कोई स्टेटमेंट दे रहा है उस पर कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है या उसके माइंड पे कोई इम्पैक्ट कर सकता है, तो वहां पे उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। ये बताया गया सेक्शन नंबर 23 में। और यहाँ पे अब ये देखा गया कि हु इज पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे लिखा है पुलिस ऑफिसर मीन्स अ पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट whose duty is to prevent and detect crime, the later duty involving the duty to hold investigation। तो यहाँ पे ये बोला गया फर्स्ट पैरा में कि पुलिस ऑफिसर वो है अदर देन अ मैजिस्ट्रेट जिसकी ये ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करे और डिटेक्ट करे क्राइम को, और दूसरी स्टेज ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। आगे लिखा है द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑफिसर इज अ पुलिस ऑफिसर और नॉट इज वेदर द कंसर्न्ड ऑफिसर हैज बीन conferred with the power of investigation of offence including the power to initiate prosecution by submitting charge sheet under BNSS। तो यहाँ पे हम कैसे पता चलाएंगे कि पुलिस ऑफिसर कौन है और कौन नहीं? तो यहाँ पे ये बताया गया कि जिसके पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है और उसी के साथ उसके पास ये भी पावर है कि वो प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट कर सकता है बाय सबमिटिंग चार्जशीट। तो 2 पावर्स आ गई, एक तो इन्वेस्टिगेशन करने की और दूसरी पावर चार्जशीट पेश करने की कोर्ट में। तो जिसके पास ये दोनों चीजें हैं, जो दोनों पावर्स हैं, वो पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स में आपको दिख रहे हैं ये सब पीओ है, मतलब पुलिस ऑफिसर हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एटसेट्रा। और जो ये रेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, एनडीपीएस ऑफिसर एटसेट्रा। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास चार्जशीट पेश करने की पावर नहीं है, इसलिए ये पुलिस ऑफिसर में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब आता है केस, यहाँ पे भी है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बताया गया द अक्यूज्ड रोट द लेटर विद द इंटेंशन दैट इट शुड बी रिसीव्ड बाय द सब इंस्पेक्टर, kept it near the dead body and left the house after locking it। तो यहाँ पे क्या किया, अक्यूज्ड ने एक लेटर लिखा और वो उसने डेड बॉडी के पास रख दिया कि इस इंटेंशन से कि वो सब इंस्पेक्टर को मिल जाएगा, और उसके बाद उसने घर लॉक किया और वो चला गया। द लॉक वॉज ब्रोकन ओपन एंड लेटर वॉज रिकवर्ड बाय द सब इंस्पेक्टर। बाद में सब इंस्पेक्टर ने वो जो लेटर था वो रिकवर कर लिया। इन अपील द एडमिसिबिलिटी ऑफ दिस लेटर वॉज चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 23 ऑफ बीएसए। तो यहाँ पे इसकी एडमिसिबिलिटी को क्यों चैलेंज किया गया? उन्होंने बोला कि ये लेटर तो एक तरह से इसे एज अ कन्फेशन यूज किया जा रहा था, लेकिन उसकी एडमिसिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया गया, चैलेंज किया गया। तो यहाँ पे ये बोला गया कि पुलिस ऑफिसर को हमने तो कन्फेशन दिए, तो ये तो एक इररेलेवेंट कन्फेशन हुआ, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन तो इररेलेवेंट होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि जब उस टाइम पे उसने लेटर लिखा तब सब इंस्पेक्टर को ना ही तो पता था कि वो कोई लेटर लिख रहा है, ना ही उस सब इंस्पेक्टर का उस पर कोई इन्फ्लुएंस था या इम्पैक्ट था उस टाइम पे। जब उसे पता ही नहीं था कि वो लेटर लिख रहा है तो उसका क्या ही इम्पैक्ट होगा। तो इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, वो जो लेटर बाद में रिकवर किया है सब इंस्पेक्टर ने, तो उसे एक रेलेवेंट कन्फेशन के तौर पे यूज किया जाएगा, उसे एक रेलेवेंट कन्फेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसने वो लेटर लिखा तब पुलिस ऑफिसर का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था, पुलिस ऑफिसर को तो पता ही नहीं था कि वो कोई लेटर भी लिख रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, यहाँ से आप पढ़ोगे, कोर्ट हेल्ड दैट पुलिस ऑफिसर वाज नॉट नियर बाय व्हेन द लेटर वाज रिटन और न्यू दैट इट वाज बीइंग रिटन।
पुलिस ऑफिसर जो था वो तो उसके आसपास भी नहीं था, और उसको हालांकि ये भी नहीं पता था कि वो कोई लेटर भी लिख रहा है, वो इंसान है भी या कोई लेटर लिख रहा है या वो कोई क्राइम करने जा रहा है। In such circumstances, quite obviously the letter would not have been a confession to the police officer. तो यहाँ पे इस कन्फेशन को पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन नहीं माना जाएगा, इसे एक वैलिड कन्फेशन माना जाएगा। अगर आप पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन दे रहे हो, वो तो इररिलेवेंट हुआ इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन नंबर 23 सब सेक्शन 1 में इररिलेवेंट हुआ अगर आप पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन दे रहे हो तो। लेकिन इसमें बोला गया कि ये कन्फेशन वैलिड है और एडमिसिबल है, द सच कन्फेशन इज एडमिसिबल। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो पुलिस ऑफिसर है उसका इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस होना चाहिए अक्यूज्ड पे। उस टाइम पे अगर अक्यूज्ड कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट दे रहा है तो उसे हम इनवैलिड कन्फेशन या इररेलेवेंट कन्फेशन मानेंगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, उसने लेटर पहले ही लिख दिया था अक्यूज ने, उसको तो बाद में सब इंस्पेक्टर जो थे उनको तो बाद में वो क्राइम सीन से वहां से रिकवर किया उन्होंने लेटर। तो जब वो लेटर लिख रहा था अक्यूज्ड, तब पुलिस ऑफिसर को ये नहीं पता था कि वो लेटर लिख भी रहे। तो पुलिस ऑफिसर का कोई भी इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट नहीं था अक्यूज्ड पे कि वो धक्के से उससे लिखवा रहे कि तुम ये लेटर लिखो या एक्सेप्ट करो या स्टेटमेंट दो। तो इसलिए इस लेटर को एक वैलिड कन्फेशन माना गया। ये हेल्ड किया गया था सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2। इसमें बोला गया कन्फेशन इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। सो जो सबसेक्शन 1 था उसमें ये बोला गया कि अगर आप पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो इररिलेवेंट कन्फेशन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है और उस टाइम पे वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो प्रूव नहीं की जाएगी, वो एक वैलिड कन्फेशन नहीं मानी जाएगी। शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो इररिलेवेंट कन्फेशन होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो एक वैलिड कन्फेशन माना जाएगा, अगर आप पुलिस कस्टडी में भी हो तो। अगर पुलिस कस्टडी में आप कोई कन्फेशन दे रहे हो लेकिन उस टाइम पे वहां पे मैजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट है तो वो कन्फेशन माना जाएगा एक वैलिड कन्फेशन। ये बताया गया सबसेक्शन 2 में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कस्टडी क्या होता है, पुलिस कस्टडी क्या होता है। कि अब जरूरी है, अब मान लीजिए कि एक वैन में आपको लेके जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, मतलब कि आप पुलिस कस्टडी में हो। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि आप पुलिस की निगरानी में हो, कि पुलिस की नजर आप पे है, तो वो पुलिस कस्टडी हो जाती है। मतलब कि आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है पुलिस के द्वारा, तो वो पुलिस कस्टडी हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपको पुलिस की जीप में कहीं लेके जाया जा रहा है और आपके साथ एक और भी अपराधी बैठे हैं जीप में, तो वहां पे पुलिस वाले ने क्या किया, एक जगह पे उस जीप को रोका और पुलिस वाला जो था वो किसी शॉप से कुछ लेने के लिए चला गया। अब उस जीप में पुलिस ऑफिसर जो था, पुलिस जो उन्हें लेके जा रहा था, वो उस जीप में नहीं था। तो उस जीप में सिर्फ 2 अपराधी थे, एक अक्यूज्ड और एक जना और था। तो वो जो अक्यूज्ड था उसने दूसरे अपराधी को एक स्टेटमेंट दी कि मैंने यार मर्डर कर दिया तो मुझे पकड़ के लेके जा रही है, तो ठीक है। अब वो जो स्टेटमेंट थी क्या वो वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस तो प्रेजेंट थी नहीं, उसने तो पुलिस की पीठ पीछे वो स्टेटमेंट दी ना। तो ये स्टेटमेंट भी इररिलेवेंट ही होगी क्योंकि उसकी मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्टेड है ना। अब वो कहीं जा तो नहीं सकता, वो है तो पुलिस कस्टडी में ही। तो अगर आप पुलिस कस्टडी में भी किसी को कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो भी इररिलेवेंट होगी। मतलब कि जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर आपकी बात सुन रहा है तो ही वो पुलिस कस्टडी है, ऐसा नहीं है। अगर आप पुलिस के द्वारा आप पे सर्वेलेंस की जा रही है या फिर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो भी अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो इररिलेवेंट कन्फेशन ही माना जाएगा। ये बताया गया सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 में। लेकिन वहां पे ये बोला गया कि अगर आप मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई कन्फेशन दे रहे हो फिर वो वैलिड कन्फेशन है। तो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस अगर हो रही है तो फिर वो वैलिड कन्फेशन माना जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस कस्टडी का क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा है कस्टडी ऑफ पुलिस इन रियल सेंस कमेंसेस फ्रॉम द टाइम वेयर मूवमेंट ऑफ द अक्यूज्ड आर रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड। जहाँ पे अक्यूज्ड की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल किया जाता है अंडर पुलिस सर्विलेंस, तो वहां पे उसे हम पुलिस कस्टडी बोलेंगे।
फिर लिखा है द क्रूशियल टेस्ट इज वेदर एट द टाइम व्हेन अ पर्सन मेक्स अ कन्फेशन ही इज अ फ्री मैन और हिज मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय पुलिस। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है या नहीं है? तो हम ये देखेंगे कि क्या वो एक फ्री मैन है या फिर उसकी मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल की गई हैं पुलिस के द्वारा। तो इस चीज से हमें पता चलेगा कि वो पुलिस कस्टडी में है या नहीं है। फिर लिखा है इफ अक्यूज्ड मेक्स एनी कन्फेशन टू एनी पर्सन व्हाइल इन पुलिस कस्टडी देन सच कन्फेशन विल बी हिट बाय सेक्शन 23 ऑफ पीएसए। ये मैंने आपको जीप वाला एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर वो पुलिस कस्टडी में भी है फिर भी वो किसी भी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन लिखा है यहाँ पे, टू एनी पर्सन, अगर वो पुलिस कस्टडी में किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है एक्सेप्ट मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट की एक्सेप्शन हमने देखी थी लास्ट स्लाइड में, तो फिर भी वो हिट किया जाएगा सेक्शन नंबर 23 के द्वारा, मतलब कि उसे एक इररेलेवेंट कन्फेशन ही माना जाएगा। ये होता है पुलिस कस्टडी का मतलब। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 का प्रोविजन। सो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो इररिलेवेंट कन्फेशन होगा, लेकिन इसका प्रोविजन ये दिया गया है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में हो और आपने कोई स्टेटमेंट दी है जिससे कि पुलिस एक नए फैक्ट को डिस्कवर कर रही है तो वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट मानी जाएगी, मतलब कि रेलेवेंट कन्फेशन माना जाएगा। इसे अब एक से समझते हैं। मान लीजिए मैं पुलिस कस्टडी में थी, मैंने पुलिस को बोला कि मैंने जिस चाकू से मर्डर किया है वो चाकू मेरे घर के उस रूम में उस जगह पे पड़ा है। तो पुलिस ने जाके वहां पे देखा और पुलिस ने वहां से डिस्कवर भी कर लिया वो जो चाकू था और उस पर खून भी लगा हुआ था। तो पुलिस ने वो चीज वहां से ढूंढ ली, मतलब कि पुलिस ने उस फैक्ट को डिस्कवर कर लिया। तो मेरी वो स्टेटमेंट जो है जिससे उन्होंने वो चाकू डिस्कवर किया वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट मानी जाएगी। ये बताया गया है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन में। इसमें दिया गया है सेक्शन 23 is based on the principle that if the confession of the accused is supported by discovery of the fact then it may be presumed to be true and acceptable as an evidence। तो ये फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि अगर जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ वो किससे सपोर्ट हो रहा है, वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से सपोर्ट हो रहा है, तो उसे एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा और उसे ट्रू माना जाएगा और रेलेवेंट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सेक्शन नंबर 23 lays down that when evidence is brought to the effect that some fact was discovered in consequence of the information given by the accused in police custody then so much of information which relates distinctly to the fact discovered may be proved। तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने पुलिस कस्टडी में 10 स्टेटमेंट्स बोली, 10 अलग अलग बातें बोली, उसमें से जो मैंने लास्ट बात बोली उससे पुलिस ने वो डिस्कवरी की है उस फैक्ट की। तो मैंने जो 10वीं स्टेटमेंट दी है जिससे उन्होंने वो फैक्ट डिस्कवर किया है तो वो सिर्फ उस स्टेटमेंट को ही रेलेवेंट मानेंगे, ना कि जो मैंने 9 स्टेटमेंट्स और भी दी हैं उन्हें रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। उतनी सी ही इंफॉर्मेशन जिससे उन्होंने डिस्कवरी की है उस फैक्ट की तो उस इंफॉर्मेशन को ही रेलेवेंट माना जाएगा। ये बताया गया सेकंड पॉइंट में। सो सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 का प्रोविजन क्या बताता है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में कोई स्टेटमेंट दे रहे हो और उस इंफॉर्मेशन से अगर कोई फैक्ट डिस्कवर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा तो उतनी इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट माना जाएगा। ये बताया गया सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन में। अब इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो ऐसा है क्या कि अगर आप कोई भी चीज बता रहे हो और उससे डिस्कवरी तो हो रही है फैक्ट की, लेकिन जो मैटर अभी इशू में है जिसके रिगार्डिंग आप पे चार्जेस लग रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड नहीं है, कुछ और ही जाके पुलिस ढूंढ रही है, मैटर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या उसे रेलेवेंट माना जाएगा? तो उसे रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो चीज डिस्कवर की गई है, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ जिससे डिस्कवरी हो रही है वो जो इशू में अभी मैटर है उससे ही रिलेटेड होना चाहिए। तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज बोलिए फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड, कुछ ना कुछ डिस्कवरी हुई होनी चाहिए। थर्ड चीज है डिस्कवरी वाज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड ने कोई इंफॉर्मेशन दी है उसके रिजल्ट में वो डिस्कवरी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अक्यूज्ड, अक्यूज्ड होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और पांचवी चीज लिखी है इन पुलिस कस्टडी, अक्यूज्ड जो है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। छठवीं
चीज लिखी है, इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड। सो उतनी इंफॉर्मेशन ही प्रूव की जाएगी, उतनी इंफॉर्मेशन ही रेलेवेंट मानी जाएगी जिससे वो डिस्कवरी हो रही है। तो ये 6 हो गए असेंशियल पॉइंट्स इस प्रोविजन के। अब आते हैं सेक्शन नंबर 24 पे। बहुत ही इजी सा सेक्शन है। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई को अक्यूज है, मान लीजिए कि मेरे पे और मेरा फ्रेंड है कोई बी, तो मैं और बी हम दोनों पे सेम चार्जेस लग रहे हैं, सेम ट्रायल हो रही है, सेम ऑफेंस के लिए ही हम दोनों मतलब हम दोनों पे चार्जेस लगाए गए हैं। तो अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ एज अ कन्फेशन, तो वो क्या उसके लिए भी वैलिड मानी जाएंगी, क्या उसके लिए भी वो वैलिड कन्फेशन होगा, उसके अगेंस्ट भी, को अक्यूज्ड के अगेंस्ट भी। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 24 में। इसमें बोला गया मोर देन वन पर्सन, मैं और मेरा फ्रेंड मोर देन वन पर्सन है, ट्राइड जॉइंटली, जॉइंटली ट्राई किए जा रहे हैं फॉर द सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए हम पे चार्जेस लगे हैं तो हमें जॉइंटली ही ट्राई किया जा रहा है। और आगे लिखा कन्फेशन मेड बाय वन, मैंने कन्फेशन दिया तो क्या वो उसके अगेंस्ट प्रूव हो सकता है। तो आगे लिखा है कोर्ट मे टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन अगेंस्ट मेकर एंड अदर पर्सन दैट इज को अक्यूज्ड। तो हाँ, उसके अगेंस्ट भी मेरा कन्फेशन यूज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 24 में। तो असेंशियल चीजें इसमें क्या है कि मोर देन वन पर्सन होना चाहिए, ज्वाइंटली ट्राई किया जाना चाहिए, और तीसरी चीज सेम ऑफेंस के लिए उन पे चार्जेस हैं। तो ये असेंशियल पॉइंट्स हो गए। फिर आगे है कि मैंने मतलब कि कोई एक अक्यूज्ड ने उसमें से कन्फेशन दिया है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा मेकर के अगेंस्ट भी और दूसरे को अक्यूज्ड के अगेंस्ट भी। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 24 में। आगे हम एक केस लॉ पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है, वो है भुवोनी शाहू वर्सेस किंग एम्परर। इसमें बोला गया कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अलोंग विद अदर एविडेंस एंड इट कैन नॉट अलोन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। अगर आप एविडेंशरी वैल्यू की बात करेंगे, कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड की एविडेंशरी वैल्यू की बात करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि अगर कोई को अक्यूज्ड की कन्फेशन को आपके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है तो वो को अक्यूज्ड की कन्फेशन एक सोल बेसिस नहीं हो सकता आपके कन्फेशन के लिए। अगर दूसरे एविडेंसेस भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं उस कन्फेशन को अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो ही वो रेलेवेंट मानी जाएंगी। तो यहाँ पे ये बताया को अक्यूज्ड के कन्फेशन को दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट यूज सोल बेसिस नहीं बन सकता है वो कन्विक्शन के लिए। इट कैन बी यूज्ड टू करोबोरेट अदर एविडेंस। तो ये भुवोनी साहू केस में हेल्ड किया गया था। अब आते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन पे। कन्फेशन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट दैट इज जुडिशियल कन्फेशन इज अ गुड एविडेंस। ये हमने जब जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पढ़ा था तो मैंने आपसे पूछा भी था, आपको बताया भी था कि जुडिशियल एविडेंस जो होता है वो हायर फुटिंग पे रहता है एज कंपेयर टू दी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। क्यों? क्योंकि जो जुडिशियल कन्फेशन होते हैं वो आप कोर्ट में दे रहे हो, जज के सामने दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो हायर फुटिंग पे होंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है, आप कोई फ्रेंड को दे रहे हो, रिलेटिव को, मतलब कि अदर देन कोर्ट, मतलब कहीं पे भी आप दे रहे हो, तो वो इतनी वैल्यू नहीं रखता है। Confession made to a magistrate, that is judicial confession, is a good evidence and accused can be convicted on the basis of it. तो जुडिशियल कन्फेशन जो होते हैं उसकी बेसिस पे, मतलब सोल बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है। Generally, extrajudicial confessions are not sole basis of conviction. If extrajudicial confession is made voluntarily, then the court can rely upon such confession along with other evidences for convicting the accused. तो इसमें बताया गया कि जो extrajudicial confessions है वो sole basis नहीं बन सकते हैं confession के लिए, लेकिन अगर जो extrajudicial confessions है वो voluntarily दिए गए हैं तो कोर्ट उन पे रिलाई कर सकता है अलोंग विद अदर एविडेंसेस। तो सिर्फ अकेले कन्फेशन पे, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे रिलाई नहीं करेगा कोर्ट, जो है वो अलोंग विद अदर एविडेंसेस उन पे रिलाई कर सकता है अक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए। लेकिन जो जुडिशियल कन्फेशन है वो सोल बेसिस बन सकते हैं कन्विक्शन के लिए। तो ये हुई एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। तो आपने अब तक एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन भी पढ़ लिया और एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड भी देख लिया है हमने।
अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 25। सो 24 तक हमारा कन्फेशन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो जो सेक्शन नंबर 25 है वो एक जनरल सेक्शन है। ये हमें एक जनरल चीज बताता है कि जो एडमिशंस हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, वो सिर्फ एज अ एस्टोपल्स ही ऑपरेट किए जाते हैं। ये बताता है हमें सेक्शन नंबर 25। ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसे आप ध्यान रखना। अभी AIB का भी एग्जाम आ रहा है, तो इस सेक्शन को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एज अ एस्टोपल ही ऑपरेट किए जाते हैं। ये बताया गया सेक्शन नंबर 25 में। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कन्फेशन एंड एडमिशन में। सो एडमिशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इट इंक्लूड्स कन्फेशन। मतलब कि जो एडमिशन है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है एज कंपेयर टू कन्फेशन, बिकॉज एडमिशन इंक्लूड्स कन्फेशन। जो एडमिशन है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसके अंदर कन्फेशन आते हैं। ये बताया गया है। ये हुआ एडमिशन का साइड। और अब आते हैं कन्फेशन की साइड। तो कन्फेशन इज मेयरली अ स्पीशीज ऑफ एडमिशन। तो कन्फेशन क्या है? नैरो कैटेगरी है एज कंपेयर टू द एडमिशन, बिकॉज जो कन्फेशन है वो एडमिशन का ही पार्ट है, एडमिशन की ही एक स्पीशीज है। ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकंड आ गया मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट सजेस्टिंग इन्फ्रेंस। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एडमिशन की सेक्शन नंबर 15 में, उसमें ये बोला था कि वो सभी स्टेटमेंट जो कि एक इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही हैं रिगार्डिंग फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स, वो एडमिशंस होती हैं। वहीं पे अगर कन्फेशन की बात करें तो कन्फेशन में आप अपना गिल्ट एडमिट करते हो, तो वो कन्फेशन होता है। ये हो गया डिफरेंस। फिर थर्ड पॉइंट है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सो जो एडमिशन है वो बोथ क्रिमिनल और सिविल केसेस पे अप्लाई होता है, क्योंकि एडमिशन में ही कन्फेशन इंक्लूड है, लेकिन कन्फेशन जो है वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के बारे में बात करता है। तो ये डिफरेंस भी समझ में आ गया। फोर्थ डिफरेंस है एडमिशन मेड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल। तो एडमिशन जो है वो अगर आप पुलिस ऑफिसर के सामने भी कर रहे हो तो वो एडमिसिबल माना जाएगा। लेकिन हमने अभी सेक्शन नंबर 23 पढ़ा है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर पुलिस कस्टडी में भी अगर आप कोई कन्फेशन दे रहे हो तो वो इररेलेवेंट कन्फेशन होता है, वो वैलिड कन्फेशन नहीं होता है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, एडमिशन कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु मेक्स इट। तो यहाँ पे दिया गया है सेक्शन नंबर 19 में जो हमने पढ़ा था कि एडमिशन कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु मेक्स इट। जो मेकर होता है उसी के अगेंस्ट ही प्रूव किया जाता है। लेकिन अभी हमने लास्ट में पढ़ा एक सेक्शन नंबर 24, जिसमें हमने देखा को अक्यूज्ड अगर कोई कन्फेशन दे रहा है तो वो भी दूसरे को अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 24 में। तो ये हो गया एडमिशन एंड कन्फेशन का डिफरेंस। बहुत बार ये भी पूछा गया है, तो ये भी अच्छे से एक बार देख लेना। अब हम तीनों सेक्शंस को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो सेक्शन नंबर 22 में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एक तो जनरल रूल और दो प्रोविजंस जो उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। सो जनरल रूल ये था कि कन्फेशन अगर इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, प्रॉमिस से या फिर कोवर्जन से कोस किया जा रहा है बाय पर्सन इन अथॉरिटी इन रेफरेंस टू द चार्ज, देन इट इज इररेलेवेंट। तो ये बताया गया था जनरल रूल। और इसका प्रोविजन नंबर 1 था कि अगर ये चारों चीजें फुल्ली रिमूव्ड कर दी जाती हैं, उसके बाद कोई कन्फेशन दिया जा रहा है अक्यूज्ड के द्वारा, तो वो रेलेवेंट कन्फेशन या फिर वैलिड कन्फेशन माना जाएगा। ये आ गया प्रोविजन नंबर 1। और प्रोविजन नंबर 2 में हमने 5 चीजें पढ़ी थी जो कि अदरवाइज रेलेवेंट है, डज नॉट बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ 5 थिंग्स। 5 थिंग्स क्या थी? सीक्रेसी, डिसेप्शन, ड्रंक, नीड नॉट टू आंसर और नॉट बाउंड और यू कैन से नॉट वार्नड। तो ये 5 चीजें हमने पढ़ी थी प्रोविजन नंबर 2 में। फिर आता है सेक्शन नंबर 23, जिसमें हमने पढ़ा था पुलिस के रिगार्डिंग। तो इसमें बताया गया था पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो कन्फेशन नहीं मानी जाएगी। और फिर आता है सेकंड सबसेक्शन, जिसमें बोला गया कि अगर आप पुलिस कस्टडी में कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो भी एक वैलिड कन्फेशन नहीं है, वो एक इररेलेवेंट कन्फेशन है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था कि अगर पुलिस कस्टडी में आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो और उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो एक वैलिड कन्फेशन माना जाएगा। ये एक्सेप्शन था सेकंड सबसेक्शन का। फिर उसके बाद इसका प्रोविजन भी एक दिया गया था, जिसमें ये बताया गया कि अगर आप कोई स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी में दे रहे हो और उस इंफॉर्मेशन से पुलिस एक फैक्ट को डिस्कवर करती है तो वो इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट माना जाएगा और वैलिड कन्फेशन में इंक्लूड किया जाएगा।
ये था प्रोविजन। और फिर आता है सेक्शन नंबर 24, जिसमें हमने पढ़ा कि को अक्यूज्ड अगर कन्फेशन देता है तो क्या वो दूसरे के लिए भी दूसरे के अगेंस्ट भी रेलेवेंट माना जा सकता है। तो हाँ, वो माना जा सकता है। सेक्शन नंबर 24 में हमने ये पढ़ा था। इसके एसेंशियल पॉइंट्स ये थे कि मोर देन वन पर्सन होने चाहिए, मीन्स मोर देन वन अक्यूज होने चाहिए। सेकेंड चीज है ट्राइड जॉइंटली। थर्ड है फॉर सेम ऑफेंस। फिर आता है कन्फेशन बाय वन कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर एंड को अक्यूज्ड। ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 24 में। और जो 25 नंबर सेक्शन है वो एक जनरल सेक्शन है, जिसमें ये बताया गया कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, वो एज एस्टोपल ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 25 में। तो यहाँ तक हमारा जो एडमिशन का पोर्शन है, कन्फेशन का पोर्शन है, वो कंप्लीट हो गया है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल, क्योंकि सारे पीडीएफ जो है आपको क्लास के उसी पे ही मिलेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।